हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आने की वजह से जो है आप लोगों का जो है 2 दिन क्लास डिले हो गया, ठीक ना। लेकिन फिर से मैं आप लोगों के बीच मतलब समक्ष उपलब्ध हूँ, ठीक ना। और आप लोगों को पता होगा जो चैप्टर 1 और 2 का जो है जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है हड़प्पा सभ्यता का, वो करवाए हुए थे आप लोग को। आज नहीं, सॉरी, चैप्टर 1 का 2 लेक्चर में जो है पूरा क्वेश्चन करवाए थे, चैप्टर 2 का नहीं करवाए हुए थे, ठीक ना। जो एक्चुअल में जो है उसमें 2 एम्पायर था, ठीक ना। चैप्टर 2 जो है मगध साम्राज्य यानी प्रारंभिक समाज जो था उसमें 2 एम्पायर था, ठीक ना। कौन कौन? तो साम्राज्य जो है एक्चुअल में देखोगे तो पहला था मौर्य, जिसको हम लोग मगध साम्राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मगध, ठीक ना। और दूसरा था गुप्त साम्राज्य, गुप्त। अब ध्यान देंगे, मगध साम्राज्य में जो है कौन वंश था? तो मौर्य वंश। अब ये जो मौर्य वंश था ये 2 भागों में बटा हुआ था, ठीक ना। एक था मौर्य काल, ठीक ना। एक था उत्तर मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, ठीक ना। आप लोग को पता होना चाहिए ये जो मौर्य काल है ये इसमें 4 वंश था। 4 वंशों ने क्या किया था? शासन किया था, ठीक ना। 4 वंश में पहला वंश था हर्यक वंश, हर्यक वंश। दूसरा वंश था शिशुनाग वंश, ठीक ना। तीसरा वंश था नंद वंश, नंद वंश था तीसरा। और चौथा वंश का कौन सा वंश? मौर्य वंश था, मौर्य वंश। उत्तर मौर्य काल में अगर देखा जाए इसमें जो है एक्चुअल में 3 वंशों ने शासन किया, ठीक ना। तो यहाँ पर हो गया हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद आ जाएगा, ठीक ना, शुंग वंश, शुंग वंश। और शुंग वंश के बाद आएगा कनव वंश। और कनव के बाद सबसे अंतिम वंश होगा सातवाहन। सातवाहन क्या होगा? सातवाहन। तो देखिए टोटल 7 वंशों ने राज किया। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, उत्तर मौर्य काल में आ गया शिशुनाग, कनव एवं सातवाहन। ये लोग जो है मगध साम्राज्य में क्या किया था? रूल किया था। उसके अलावा उसके बाद जो है गुप्त काल आ जाता है। कौन सा आ जाता है? गुप्त काल। गुप्त काल में जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम जैसे महान शासक के बारे में पढ़ेंगे, श्रीगुप्त के बारे में, ठीक ना, और समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक ना। तो जैसा कि आज आप लोग का जो टॉपिक रहेगा ये इन्हीं 2 टॉपिक पे क्या रहेगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है रहेगा चैप्टर 2 से, ठीक ना, जिसमें प्रारंभिक राज्यों की कहानी है, ठीक ना। महाजनपद के बारे में जानकारी है। किसके बारे में है? महाजनपद। अब 16 महाजनपद था। कितना महाजनपद था? 16 महाजनपद पद में सर्वशक्तिशाली कौन था? सर्वशक्तिशाली मगध था। कौन था? मगध। याद रखना, सर्वशक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था। तो आई होप कि आप लोग को पता चल गया होगा इंट्रोडक्शन में जो आज क्या क्या हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक ना। चलिए तो हम फटाफट से क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा पहला क्या कहता है? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने प्रारंभ किया? अब बताइए। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक। तो जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए फूट डाल करके राज करने का जो नीति है सर्वप्रथम जो है, फूट डाल करके राज करने की जो नीति है सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? आप लोग को पता होगा हर्यक वंश जो था, हर्यक वंश का संस्थापक का नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार, ठीक ना, जो कि ये है बिंबिसार, ठीक ना। अब बिंबिसार का जो पुत्र था, बिंबिसार का पुत्र जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में क्या ही बताए। अजातशत्रु अपने पिता का यानी बिंबिसार का ही हत्या करके क्या बन गया? राजा बन गया था। अजातशत्रु जब राजा बन गया था तो दूसरे राजाओं में क्या करता? आपस में फूट डाल करके उसके बाद राज करने की नीति को क्या करता था? अपनाता था, ठीक ना। आगे जाएंगे तो आप लोग पढ़ेंगे INM में बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। अब बंगाल विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ेंगे तो उसमें भी आप लोग को पता चलेगा अंग्रेजों ने क्या किया। अंग्रेजों जो है, अंग्रेजों ने भी यही नीति क्या किया था? यही नीति अपनाया था, अपनाया। लेकिन अंग्रेज यहाँ हिंदू मुस्लिम में फूट डाल करके राज करता था और ये जो है दूसरे राजाओं में फूट डाल करके क्या करता था? राज करता था।
तो ये जो अजातशत्रु इसका पुत्र है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा, ठीक ना, अशोक भी नहीं होगा, ठीक ना, अजातशत्रु इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फूट डालकर विजय प्राप्त करने की नीति को सर्वप्रथम किस राजा ने किया था, ठीक ना। देखिए, आप लोग को एक और बात बता देते हैं, कहीं कहीं पे आप लोग देखेंगे तो कहीं कहीं पे इसका आंसर बिंबिसार दिया रहेगा, बिंबिसार। ये सर्वप्रथम फूट डाल करके राज करो की नीति कौन अपनाया था, बिंबिसार, ठीक ना। लेकिन आप लोग को पता है जो फूट डालकर राज करने का नीति जो है बिंबिसार एक्चुअल में नहीं करता है, उसका पुत्र जो है ना अजातशत्रु वो ज्यादा करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक्चुअल में राइट आंसर अजातशत्रु होगा, ठीक ना। लेकिन आप लोग के बुक में कहीं कहीं पे क्या रहता है, बिंबिसार रहता है, तो आप उन चीजों को ध्यान देंगे, ठीक ना, थोड़ा बहुत, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, अगला क्या कहता है। अगला कहता है क्या, मृच्छकटिका की रचना किसने की थी। अब क्या है, मृच्छकटिका की रचना किसने की थी, कालिदास, भारवी, क्षुद्रक, अश्वघोष। तो आप लोग बताएंगे मृच्छकटिका की रचना किसने किया था, मृच्छकटिका की रचना किसने किया था। तो कालिदास नहीं करेगा, भारवी नहीं करेगा, क्षुद्रक करेगा। कौन करेगा, क्षुद्रक। अब बताइए, कालिदास का किताब का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतलम, ठीक ना, इसकी किताब का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक ना। अश्वघोष का किताब का नाम आप लोग बताएंगे, अश्वघोष का कौन सा किताब लिखा हुआ है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा एक बार देख लेना, उसमें वो भी रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन, अपने स्वयं के खर्चे पर सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था कौन, अशोक, कनिष्क, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। जैसे कि देखिए आप लोग को बता दें, जो एक्चुअल में जो है ना सुदर्शन झील बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था, निर्माण जो करवाया था उसका नाम था चंद्रगुप्त क्या, मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, सुदर्शन झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता है इसका नाम अशोक होगा, पहली बार इसका क्या करेगा, मरम्मत करवाएगा। लेकिन मरम्मत तो करवाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये राजकोष के पैसा से मरम्मत करवाएगा। आप लोग को यहाँ कह रहा है क्या, सुदर्शन झील का स्कंदगुप्त भी ये भी मरम्मत करवाता है, लेकिन ये लोग जो मरम्मत करवाता है ना, देखिए सुदर्शन झील बनवाया तो कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन मरम्मत करवाने में अशोक का नाम आता है, उसके बाद स्कंदगुप्त का नाम आता है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर कह रहा है स्वयं के खर्चे, तो भाई खुद के खर्चा पर जो है ना सुदर्शन झील का जो मरम्मत करवाता है वो एक तीसरा व्यक्ति जिसका नाम है रुद्रदामन। क्या नाम है, रुद्रदामन। तो आप लोग को पता होगा अशोक भी सही आंसर नहीं होगा और स्कंदगुप्त भी सही आंसर नहीं होगा। इन दोनों ने मरम्मत तो करवाया लेकिन राजकोष के पैसे से करवाया, खुद के पैसे से जो मरम्मत करवाने व्यक्ति वाला व्यक्ति है उसका नाम है रुद्रदामन। तो रुद्रदामन नाम के व्यक्ति जो है इसका क्या किया, खुद के स्वयं के खर्चे पर क्या किया, सुदर्शन झील का क्या करवाया, मरम्मत करवाया। चलिए, तो आई होप कि सुदर्शन झील के बारे में आप लोग को बढ़िया समझ में आ गया होगा, बहुते बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था, ठीक है, गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी। तो आप लोग को पता होगा पाटलिपुत्र जो है वो गंगा, सोन और पुनपुन ये तीनों नदी के क्या है, संगम है। तीनों नदी का क्या है, संगम पर क्या है। तो आप लोग को का आंसर क्या हो जाएगा, डी। इनमें से सभी नदी के संगम पर क्या होगा, पाटलिपुत्र नगर का क्या होगा, स्थापना होगा। चलिए, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या, प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी मौर्यों द्वारा, सातवाहनों द्वारा, कुषाणों द्वारा, गुप्तों द्वारा। सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने प्रारंभ किया था। स्वर्ण मुद्रा के बारे में आप लोग को बता दे, स्वर्ण मुद्रा का मतलब क्या होता है बताइए, सोना का मुद्रा, यानी सोना का क्या होना, सोना का सिक्का। सोना का सिक्का जो है सबसे पहले के बनवाया था, कौन सा शासक बनवाया था, मौर्य, सातवाहन, कुषाण और गुप्त। सोना का जो सिक्का है सबसे पहले के बनवाया था। आप लोग को पता होना चाहिए सोना का जो सिक्का है कुषाणों द्वारा क्या किया गया था,
सबसे पहले जारी किया गया था। सोना का सिक्का जो है कुषाणों के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था, जारी किया गया था। चलिए अगला आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यूरोप, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? अब देखिए समुद्रगुप्त, यहाँ पे बात क्या है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, ठीक ना। हिटलर था, नेपोलियन था, बिस्मार्क था, मुसोलिनी था, बताइए। तो एक्चुअल में जो है भारत में एक व्यक्ति था गुप्त साम्राज्य में जिसका नाम था समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। अब देखिए तो समुद्रगुप्त से जो तुलना किया जाता है वो किसका किया जाता है, यानी नेपोलियन का किया जाता है, याद रखना। हिटलर का नहीं किया जाएगा, बिस्मार्क का नहीं, मुसोलिनी का नहीं, ठीक है। हिटलर जो है जर्मनी से जुड़ा हुआ है, बिस्मार्क कहाँ से जुड़ा हुआ है, इटली से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान किसका था, बिस्मार्क का था। और जर्मनी के एकीकरण में दूसरे दूसरे व्यक्ति का योगदान था, लेकिन हिटलर बाद में आया था, ठीक ना, द्वितीय विश्व युद्ध में। नेपोलियन को क्या कहा जाता है, यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला देखिए, वैन सॉन्ग क्या कहता है, वैन सॉन्ग किसके दरबार में भारत आया था, बताइए। कनिष्क के दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में। ये जो वेनसोंग नाम के व्यक्ति है ये किसके दरबार में भारत आया था, बताइए। तो एक्चुअली में वेनसोंग जो है कनिष्क के दरबार में नहीं आया था, समुद्रगुप्त के दरबार में भी नहीं, द्वितीय के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वेनसोंग जो है हर्षवर्धन के काल में क्या आया था, भारत में क्या मारा था, एंट्री मारा था। चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है, बताइए। भूमि का जो अनुदान है इसका सबसे पहला अभिलेख किससे प्रमाणित होता है, मौर्य काल से, सातवाहन काल से, शुंग काल से, गुप्त काल से, बताइए। तो भूमि का जो अनुदान है किसके काल से, मतलब पूरी पता चलता है, ठीक ना, प्रमाणित होता है अभिलेख से, किसके अभिलेख से, आप लोग को पता होना चाहिए। सातवाहन जो लोग थे उसका जो उससे संबंधित प्रथम जो अभिलेखीय प्रमाण मिला है, सातवाहन लोग क्या किया था, भूमि बंदोबस्त का प्रणाली को क्या किया था, में सुधार लाया था, ठीक ना। चलिए आते हैं टोमा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला, एरन सागर, गुर्जरा, दतिया, मस्की अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। नहीं भाई, जूनागढ़ नहीं होगा, मस्की नहीं होगा, दतिया। एरन सागर अभिलेख में क्या मिलता है, सती प्रथा का क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। 510 ईस्वी में लिखा गया था, सती प्रथा का साक्ष्य जो है एरन सागर अभिलेख में मिलता है, ठीक ना, गुप्त काल में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सती प्रथा के बारे में आप लोग जानते होंगे, सती प्रथा क्या था। तो सती प्रथा में होता ये था, सती प्रथा में महिलाओं को उसके पति के साथ दफना दिया जाता था, ठीक ना। तो सती प्रथा में महिलाओं को उसके पति के साथ क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन कहता है क्या, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, प्रथम, पांचवा, 13वां, 10वां, 13वां। तो आप लोग को पता होना चाहिए कलिंग का जो विजय का पता जो चलता है, प्रथम से नहीं चलता है, पांचवा से नहीं चलता है, 10वें से नहीं, 13वें शिलालेख से अशोक का जो है कलिंग विजय का क्या पता चलता है, ठीक है। अशोक के कलिंग विजय का पता किससे चलता है, 13वां शिलालेख से पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्या, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का क्या किया, सलाध्य प्रयास किया, ठीक ना। क्या नाम है, विसेंट स्मिथ, जेम्स प्रिंसेप, काशी प्रसाद जायसवाल, क्या है, देववत रामकृष्ण भंडारकर। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग फटाफट बताइए। आप लोग को पता होना चाहिए जो अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास को लिखने का काम सबसे पहले कौन किया है, ये किया है देववत रामकृष्ण, कौन किया है, भंडारकर ने किया है। देववत रामकृष्ण भंडारकर ने अभिलेखों को क्या किया है, के आधार पर अशोक के इतिहासों को लिखने का क्या किया है, काम किया। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
मौर्य काल मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? चैत्य, स्तूप, गुहा वास्तुकला, ठीक ना, स्तंभ। तो मौर्य कला का सबसे बड़ा नमूना कौन सा है बताइए? तो स्तंभ जो है सबसे बड़ा नमूना है। मौर्य काल में सबसे बड़ा नमूना क्या है? स्तंभ है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या? इंडिका की रचना किसने किया? आप लोग को पता होना चाहिए, कौटिल्य, मेगास्थनीज, अलबरूनी, एथिसिंह। तो आप लोग को पता होना चाहिए, जो कौटिल्य नहीं होगा, इन्होंने अर्थशास्त्र नाम का किताब लिखा है, अर्थशास्त्र, ठीक ना। अलबरूनी तो भाई क्या लिखा? तहकीक ए हिंद करके लिखा है, तहकीक ए हिंद, ठीक ना, और ऐसे करके किताब। और इति सिंह का भी नहीं होगा। देखिए मेगास्थनीज जो है, इन्होंने इंडिका की रचना की है, और इंडिका जो किताब है, ठीक ना, इसमें मौर्य प्रशासन जो है, मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है, मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है, तथा याद रखना है आप लोग को, ठीक है। ये जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज मिलती है, आप लोग को पता होना चाहिए, मेगास्थनीज जो है यह राजदूत था। क्या था? ये यूनानी क्या था? यूनानी राजदूत था, ठीक ना। आप लोग को पता होना चाहिए, सिकंदर जो है, सिकंदर नाम का व्यक्ति, सिकंदर जो है पूरा दुनिया को जीत करके भारत पर एंट्री मारा था। तो भारत में एंट्री मारा था, तो भारत से एंट्री मार करके जब वापस लौट करके यूनान गया, तो यूनान में सिकंदर मर गया। जब यूनान में सिकंदर मर गया, तो इसी का सेनापति, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर का सेनापति का नाम क्या था? सेनापति, इसके सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, याद रखिएगा। तो सेल्यूकस निकेटर जो है, वो जब चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य वंश का मतलब कार्यकाल था, उसी समय में ये आक्रमण कर दिया मगध पर। तो मगध पर आक्रमण कर दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? सेल्यूकस निकेटर को क्या कर दिया? हरा दिया, और इससे वैवाहिक संबंध स्थापित किया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री जो है, हेलेना नाम था इसकी पुत्री का, इसकी पुत्री का नाम क्या था? हेलेना। तो आपको पता होना चाहिए, अपनी पुत्री हेलेना से जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह करवाया, और चंद्रगुप्त मौर्य का जब विवाह हुआ हेलेना से, तो इन्होंने क्या किया? एक राजदूत, यानी मेगास्थनीज नाम के जो राजदूत है, उसको भारत में ही छोड़ दिया, और भारत में ये बेचारा रहा, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में देखा, बहुत सारे भव्य था दरबार, ठीक। तो इसके बारे में इन्होंने एक किताब लिख डाला, उस किताब का नाम क्या रखा गया? इंडिका। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था, ठीक ना, 305 ईसा पूर्व, ठीक ना, से 298 ईसा पूर्व तक, ठीक ना, तक ये कहाँ रहा था? जल्दी बताइए। 305 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक ये कहाँ रहा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? कालिदास ने किया, बाणभट्ट ने किया, हरिसेन ने किया, पतंजलि ने किया। चलिए आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा? आप लोग को पता होना चाहिए, कालिदास नहीं लिखेगा भाई, बाणभट्ट भी नहीं, हरिसेन ने क्या किया था? प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था। पतंजलि का लेखक का नाम पतंजलि था भाई, याद रखना, ठीक ना। इसका लेखक का नाम भी कौन है? पतंजलि है, ठीक ना। और कालिदास के बारे में बता ही दिए थे, अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है? कालिदास है, ठीक ना। और अन्य सारे बहुत सारे किताब लिखा हुआ है कालिदास, ठीक ना। फिलहाल के लिए प्रयाग प्रशस्ति में किसकी जानकारी मिलता है? तो याद रखना है आप लोग को, गुप्त काल की जानकारी मिलता है, गुप्त काल की, गुप्त काल। और गुप्त काल में भी समुद्र गुप्त का जानकारी मिलता है। किसका जानकारी? समुद्र गुप्त। और समुद्र गुप्त का ही जानकारी मिलता है किस? प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है? ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्या? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ठीक ना, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? हैनसोंग, फायान, इति सिंह, वांग वांगने से, क्या नाम है? वांगनवेत्न से, ठीक ना।
बताए भाई कैसा कैसा नाम है, चोट्टा तू तो हमें नहीं करेगा सबसे पहले, इति सिंह भी नहीं होगा, बताइए हेनसोंग होगा या फाहियान होगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर फटाफट से आप लोग करेंगे। आप लोग को पता होना चाहिए फाहियान जो चीनी यात्री है, तो ये गुप्त काल में क्या आया था, भारत आया था। फाहियान नाम के व्यक्ति जो है चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ये किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था, चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ो। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल। चोट्टा अंग्रेज बातू स्वर्ण काल कहाँ से लाया, अब मुगल वो कुछ नहीं लाया, ये लोग चोट्टा आदमी था। मौर्य काल थोड़ा बहुत प्रगति में था, लेकिन स्वर्ण काल कहा गया गुप्त काल को। गुप्त काल में आप लोग को बता दे आर्यभट्ट, आर्यभट्ट इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, दशमलव पद्धति व शून्य का खोज किया था। कथी का, शून्य का क्या किया था खोज। वराह मिहिर जो है एक व्यक्ति था, वराह मिहिर, ये बहुत बड़ा क्या था, प्रख्यात क्या था, खगोल शास्त्री था। क्या था, खगोल शास्त्री। आप लोग को बता दे इसके साथ साथ इस समय महान कवि जो है कालिदास भी इसी काल के थे, कालिदास, और ऐसे ऐसे महान लोग थे इस समय में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है क्या, अशोक का संबंध किस वंश से है, बताइए। तो अशोक का संबंध जो है नंद वंश से है, मौर्य वंश से है, गुप्त वंश से है, शुंग वंश से है। चलिए आप लोग को एक एक वंश के बारे में बताना चाहेंगे। देखिए नंद वंश जो है इसका संस्थापक जो है, संस्थापक का नाम था महापदम नंद। क्या नाम था, महापदम नंद, ठीक ना। इसका जो पुत्र था उसका नाम क्या था, धनानंद, धनानंद। इसमें दो ही शासक हुआ भाई, है ना, दोनों क्रूर था, ये दोनों क्या था, क्रूर शासक था। कैसा था, क्रूर शासक, ठीक ना। बकलोल्हा शासक था, बहुत ही घमंडी था, ठीक ना। चलिए तो उसके बाद मौर्य वंश पे आते हैं। मौर्य वंश में बहुत सारे राजा आए हैं, ठीक ना। तो मौर्य वंश की अगर बात करा जाए तो संस्थापक कौन होगा, संस्थापक चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य इसका क्या हो जाएगा, संस्थापक हो जाएगा। उसके बाद दूसरा इसका जो पुत्र है, इसके पुत्र का नाम था बिंदुसार। ध्यान देंगे बिंदुसार और बिंबिसार दोनों में अंतर है, ठीक ना। बिंदुसार है इसका पुत्र, और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। तो बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर नहीं करिएगा आप लोग। इसका जो पुत्र था उसका नाम था अशोक। क्या नाम था, अशोक। तो आप लोग को पता हो गया होगा जो मौर्य वंश से क्या कौन कौन संबंध दिया, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उसके बाद क्या था, अशोक। अशोक के बाद और बहुत सारे राजाएं आया, ठीक ना। उसके बाद ये वंश क्या हो गया, अगला वंश को शुरुआत कर दिया, ठीक ना। योग्य राजा नहीं था, यही तीनों क्या था, योग्य था, ठीक ना। तो मौर्य वंश का से किसका संबंध है, अशोक का संबंध है, ठीक ना। चलिए अशोक का एक दूसरा नाम आप लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आता है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है क्या, कौटिल्य की कीर्ति है, कौटिल्य, मेघदूत, अर्थशास्त्र, मालविका अग्निमित्र, ऋतु संहार। आप लोग को पता होना चाहिए कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र का लेखक है। किसका, अर्थशास्त्र का। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य था, चाणक्य। अभी अभी जो आपको बताए थे धनानंद जो है, धनानंद जो है को धनानंद अपने दरबार में चाणक्य को बहुत ही बेइज्जती किया था। आप लोग को बता दे ये जो है तक्षशिला, तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय के शिक्षक था, शिक्षक क्या, प्रोफेसर था, बहुत बड़ा था, ठीक ना। तक्षशिला विश्वविद्यालय इसी के अंडरग्राउंड में चल रहा था, ठीक ना। आगे चल करके ये क्या बना, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। क्या बना, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त बनाने वाला व्यक्ति जो है वो चाणक्य ही है, ठीक ना। तो वही बात होता है जो एक शिष्य को जो इतना पावरफुल बनाया था उसका नाम कौटिल्य या चाणक्य है, ठीक ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में, अशोक के दरबार में, कनिष्क के दरबार में। तो आप लोग को पता होना चाहिए मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य एक्चुअल में, हाँ चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा, बिंदुसार नहीं होगा, अशोक नहीं होगा, कनिष्क नहीं होगा। हम अब आप लोग को बताए थे ये क्या था, राजदूत, क्या था, राजदूत, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल आप लोग ध्यान देंगे, कहीं कहीं पे रहता 298 ईसा पूर्व से, ठीक ना, 322 ईसा पूर्व, ठीक ना। कहीं कहीं पे ये डाटा जो होता है 297 ईसा पूर्व से, ठीक ना, 323 रहता है, याद रखेंगे। तो 97 होगा तो यहाँ एक बढ़ जाएगा, ठीक ना, ईसा पूर्व, ठीक ना। 98 रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, ठीक ना, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, सॉरी 321 हो जाएगा, अगर 98 रहेगा 97 रहेगा तो 321 हो जाएगा, ठीक ना। आगे ध्यान दीजिए, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है मथुरा अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति, वंशकेरा अभिलेख, एहोल अभिलेख। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, प्रयाग प्रशस्ति होगा। इसका लेखक का नाम आप लोग को ऊपर में बताए हुए थे, ठीक ना। प्रयाग प्रशस्ति जो है उसी में समुद्रगुप्त की क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी नहीं किया था, अजातशत्रु भी नहीं, बिंबिसार भी नहीं, उदयन ने क्या किया था, पाटलिपुत्र नगर की क्या किया था, स्थापना किया था। आप लोग को बता दें उदयन जो है इसका अन्य नाम है, कहीं कहीं पे उदायन लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, उदायन, कहीं कहीं पे लिखा रहता है उदयभद्र, उदयभद्र, ठीक ना। आप लोग को बता दें इसका जो पिता का नाम था, इसका पिता था अजातशत्रु, अजातशत्रु, ठीक ना। और अजातशत्रु जो होता है, अजातशत्रु का जो पिता था बिंबिसार, आप लोग को बता दें बिंबिसार जो है, बिंबिसार को का हत्या कर दिया कौन, अजातशत्रु। अजातशत्रु का हत्या कौन कर दिया, उदयन। उदयन जो है क्या बना, तीसरा क्या बना, राजा। उदयन का जो पुत्र हुआ वो अपने पुत्र को बोला क्या, भाई एक्चुअल में तुमको राजपाट वगैरह चाहिए तो तुम पहले ही बोल देना, क्योंकि उदयन ने इतिहास को देखा क्या, उसके पापा उसके पापा का उसके पापा उसके पापा को क्या किया था, मार काट किया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, नवरत्न किस शासक के दरबार में था? अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। इसके दरबार में नवरत्न था। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। भाई बहुत ही पावरफुल राजा है। आपको एक बात बता दे, एक कहानी बताना चाहेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है इसके बड़ा भाई का नाम था रामगुप्त। क्या नाम था, रामगुप्त। क्या नाम था, रामगुप्त। आपको बता दे जो इन्होंने जो है शक शासक को भी बहुत ही चतुराई से क्या किया था, हराया था, ठीक ना। तो चलिए हटाइए, इसका स्टोरी अभी छोड़ ही देते हैं, ठीक ना, अगले में देखेंगे, ठीक ना, अगले लेक्चर में बता देंगे, ठीक ना। इसीलिए क्योंकि उसीलिए नहीं गए उस स्टोरी पे, क्योंकि उस स्टोरी से कहीं पे क्वेश्चन नहीं आता, रामगुप्त से जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, इसीलिए नहीं बताया आप लोग को, ठीक ना। अगर आप लोग कहेंगे तो डिमांड करेंगे तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेघदूतम के रचनाकार कौन है, ध्यान देंगे, पाणिनि, कालिदास, भास, चाणक्य। चाणक्य नहीं होगा भाई, भास, कालिदास, पाणिनि, इस सब में बताइए। कालिदास, मेघदूतम का रचना किसने किया था, जल्दी बताओ। तो मेघदूतम का जो रचना है वो कौन करेगा, कालिदास करेगा। कौन करेगा, कालिदास, याद रखना है। पाणिनि भी नहीं होगा, ठीक ना, ये भी नहीं होगा, ठीक ना। तो मेघदूतम की रचना किसने किया है, कालिदास ने किया है। चलिए आप लोग को कालिदास के बारे में एक फैक्ट बता दे, कालिदास जो है बहुत बड़ा मूर्ख था। बहुत बड़ा क्या था, मूर्ख। हुआ यूं, इसकी जो पत्नी है, इसका जो पत्नी है, इसका पत्नी जो है एक पंडित थी। वो भी कहाँ की पंडित थी, तो काशी की पंडित थी। काशी की क्या थी, पंडित। अब भाई काशी की पंडित थी। अब ये जब देखा इसकी वाइफ जो लंपट मूर्ख से मेरा विवाह हो गया, तो इसको घर से निकाल दिया कालिदास को। कहा कि भाई जाओ, तुम यहाँ रह के क्या करोगे, तुम पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं है कि नहीं, चलो जाओ पढ़ लिख के आओ, ठीक ना। कालिदास क्या हुआ, उसके बाद घर से निकला और बहुत ज्यादा पढ़ाई किया, बहुत ज्यादा पढ़ाई, संस्कृत का अध्ययन किया, अलग अलग सब्जेक्ट का अध्ययन किया,
और पढ़ करके इतना बड़ा विद्वान बना। उसके बाद जब वापस ये लौट करके आया अपने घर, तो अपने पत्नी को का दरवाजा खटखटाया, और वहां पे जब दरवाजा खोला इसकी वाइफ, तो इन्होंने अपनी वाइफ के सामने संस्कृत इतना प्रचंड तरीके से बोला, इसकी वाइफ दंग रह गई है, भाई ये कालिदास है, भाई ये तो लंपट मूर्ख था, ये इतना बड़ा विद्वान कैसे बन गया, ठीक ना। तो वही बात होता है भाई, प्यार में धोखा खाए वो लोग होता है, ठीक ना। यही ठोकर खा करके ही बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सीखते हैं, ठीक ना, जैसे कालिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अरे यार चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। इनसे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इसी से होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है क्या? अगला क्वेश्चन कहता है, प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने किया था? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। बताइए सबसे पहले अभिलेख लिखवाने का काम प्राचीन इतिहास में कौन करेगा? तो आप लोग को पता होना चाहिए, अशोक के काल में सबसे पहले अभिलेख लिखवाने का काम शुरू किया गया। अशोक के अनेकों अभिलेख मिला, बहुत बड़े बड़े अभिलेख भी था, बहुत छोटा छोटा भी अभिलेख मिला था। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा अन्य देशों में भी मिला था, जैसे श्रीलंका वगैरह में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन की ओर आता है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कहता है क्या? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो देखिए आप लोग को पूछे थे अशोक का दूसरा नाम, अशोक का ही को ही क्या कहा जाता था? प्रियदर्शी शासक भी कहा जाता था। तो अशोक को ही क्या कहा जाता था? प्रियदर्शी शासक भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इस सब टाइप का क्वेश्चन जो होता है, कंपटीशन जो एग्जाम होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक ना, कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम होता है उस सब एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन होता है। कैसर क्या दे देता है? कथन दे देता है, और क्या देता है? दो कथन, एसर्शन दे देता है और रीजन, उसका रीजन दे देता है। जैसे कि देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। क्या कहता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। बात तो सही है भाई, ये बात तो सही है। अगला, इसका कारण क्या है? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, ठीक ना। आप बताइए क्यों कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था या नहीं? बताइए। यहाँ पर कहता है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। अगला कहता है क्या? ऑप्शन नंबर ए कहता है ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या है। अगला कहता है ए सत्य है परंतु बी असत्य है। भाई ए और बी दोनों सत्य है, ये तो गलत है। आप अब बताइए ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर बी सही है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लोग कहेंगे। तो आप लोग को पता होना चाहिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास का जो है जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है, क्योंकि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री था। यानी ये भी सही है, ये भी सही है, और ये एक दूसरे का सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ना। एसर्शन और रीजनिंग वाला कॉम्पिटिशन के एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक ना। और कहीं कहीं पे सीटेट वगैरह में भी देखेंगे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। अभी आगे बढ़ेंगे आप लोग 12th के बाद तो, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया एसर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन, कथन वाला क्वेश्चन, तो ध्यान देंगे। कहता मेगा स्थानीय बिंदुसार के दरबार में भारत आया था, ठीक ना। और रीजन, इसका रीजन क्या है? मेगा स्थानीय ग्रीक था। अब बताइए भाई, मेगा स्थानीय नहीं भाई, बिंदुसार के दरबार में नहीं आया था, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगा स्थानीय ग्रीक नहीं था, यूनानी था। कहाँ का था? यूनान का था, यूनानी था, ठीक है। तो दोनों क्या है? गलत। इसका मतलब क्या है? ए आर सही है? नहीं भाई, ये भी नहीं होगा, ए आर सही नहीं होगा, ठीक ना। ए सत्य परंतु बी असत्य नहीं, ए और बी दोनों क्या है? असत्य है। ए और बी दोनों क्या है? असत्य है, ठीक ना। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 कहता है क्या? मौर्य काल में टकासाल का प्रधान कौन होता था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, लक्ष्मणाध्यक्ष। मतलब टकासाल जो होता है इसका प्रधान कौन होता था? जल्दी बताइए आप लोग। आप लोग को पता होना चाहिए, टकासाल का प्रधान जो होता था लक्ष्मणाध्यक्ष होता था। कौन होता था? लक्ष्मणाध्यक्ष, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, पतंजलि महाभाष किसकी जानकारी मिलती है? पतंजलि में मौर्य काल की, गुप्त काल की, कुषाण काल की, इनमें से सभी की बताए। पतंजलि महाभाष्य एक किताब है, उसमें किसकी जानकारी मिलता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए
पतंजलि महाभाष्य में जो है मौर्य काल की जानकारी मिलता है। किसकी जानकारी मिलता है? मौर्य काल की जानकारी मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था? नहीं भाई। बिंदुसार ने किया था? नहीं। अशोक ने किया था? कनिष्क भी नहीं किया। देखिए अशोक जो है, अशोक ने क्या किया था? अशोक ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के, बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर अपना एक क्या चलाया था? अपना एक नया धर्म चलाया, जिसे हम लोग जिसे धम्म के नाम से जाना गया। ठीक ना। इसका मतलब अशोक जो है सभी धर्मों को मिला करके अपना एक नया धर्म बनाया, जिस धर्म का नाम क्या था? अशोक के द्वारा बनाया गया धर्म क्या था? धम्म था। ठीक ना। चलिए तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 क्या कहता है? ठीक ना, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, 2 लेक्चर करेंगे। ठीक ना, जितने भी 60-70 क्वेश्चन होगा और 2 लेक्चर में कर देंगे। ठीक ना आप लोग को। तो अर्थशास्त्र एवं इंडिका में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? चलिए बताइए। मौर्य, गुप्त, कुषाण, सातवाहन। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मौर्य की जानकारी मिलता है। अर्थशास्त्र एवं इंडिका में मौर्य वंश की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल ने करवाया था, पल्लव ने करवाया था, चालुक ने करवाया था, राष्ट्रकूट ने करवाया था? बताइए एलोरा में जो कैलाश मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? आप लोग को पता होना चाहिए। राष्ट्रकूट वंश वाले जो है एलोरा में क्या करवाया था? कैलाश मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक ना। नेक्स्ट बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध था, अवंती था, कौशल था, गांधार। पहले तो नहीं था, लेकिन बाद में जाकर के मगध क्या हो गया? सबसे शक्तिशाली महाजनपद हो गया। 16 महाजनपदों में मगध क्या था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है क्या, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सातवाहन शासन करते थे? उत्तर और दक्षिण भारत में, पश्चिम और दक्षिण भारत में, दक्षिण और पूर्वी भारत में, पूर्वी एवं उत्तर भारत में। तो आप लोग को पता है 200 ईस्वी से लेकर के 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक सातवाहन लोग कहाँ रूल किया था? बताइए सातवाहन लोग जो है 200 से लेकर के 200 ईस्वी तक किस स्थान पर रूल किया था? आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आज का जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या हो रहा है? इंड हो रहा है। ठीक ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक ना। अगले का टॉपिक हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक।